हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज केवल यूनिट 1 को ही डिस्कस करेंगे कि यूनिट 1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि अपन बात करें देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सांत्यता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं है। साथ में मैंने इंग्लिश में भी लिखा है कि इफ ए फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू जेड नोट देन इट इज ए कंटिन्यूअस बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सांत्यता है वो आपका नेसेसरी कंडीशन है। कंटिन्यूटी जो है वो नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। मतलब कोई फंक्शन यदि यदि कोई फंक्शन जिस कोई फंक्शन है जिसका अवकलन है वो मान लो अवकलन इनका विद्यमान है या अवकलनीय है तो वो सांत्यत्य जरूर होगा, परंतु कोई फलन यदि सांत्यत्य है सतत है तो उसका अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। ये प्रमेय कहती है कि अवकलनीय फलन हमेशा सतत होते हैं परंतु सतत फलन का अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है, जिसको अपन इसमें सबसे पहले तो क्या सिद्ध करेंगे? सबसे पहले मानेंगे कि फलन एफ जेड है वो जेड बराबर जेड नोट पर डिफरेंशिएबल है और उसको फिर कंटिन्यूटी की जो कंटिन्यूटी की कंडीशन है उसको प्रूफ कर देंगे। उसके बाद में एक एग्जाम्पल दिखाते हैं और वो एग्जाम्पल ऐसा होता है कि एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर जो सर्वत्र सतत होता है परंतु उसका अवकलज का जो अस्तित्व है वो केवल किस पर होता है? ओरिजिन पॉइंट पर होता है। तो अब इसमें जो आपका अवकलज होता है, इसमें जो आपका एग्जाम्पल है, इस थ्योरम में एक साथ में एग्जाम्पल देना पड़ता है किस कंडीशन के लिए? वो ये दिखाने के लिए कि भाई ये फलन क्या है, सर्वत्र सतत तो है परंतु अवकलनीय केवल कहाँ पे? मूल बिंदु पर है। तो जब अपन इस थ्योरम को लिखेंगे तब आपको ये एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल है वो आपके एग्जाम में क्या होता है? ये जो एग्जाम्पल है वो आपके एग्जाम में इस थ्योरम के यदि थ्योरम आती है तब तो उसको लिखना ही लिखना है। ये एग्जाम्पल आपका अलग से भी पूछा जा सकता है। ये जो पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी का अब की बार जो पेपर 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें इस एग्जाम्पल को पूछ लिया। तो इस जो थ्योरम में जो यूज करते हैं एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल आपको अलग से भी पूछा जा सकता है और यदि थ्योरम पूछता है तब भी आपको इस एग्जाम्पल का यूज करना है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका यदि थ्योरम में एग्जाम्पल यूज करेंगे वो एग्जाम्पल आपको अलग से भी क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है। जैसे 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि एफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर सर्वत्र सतत तो है, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, परंतु इसका जो डिफरेंशिएबल है ये किस पॉइंट पर है? ओनली ओरिजिन पॉइंट पर है। तो प्रूव दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट द ओरिजिन। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस थ्योरम को करोगे तो ये नीचे वाला क्वेश्चन है वो अपने आप ही हो जाएगा। तो थ्योरम कर लोगे तो इसी में ये एग्जाम्पल इंक्लूडेड है। तो इस एग्जाम्पल को अलग से भी पूछा जा सकता है और यदि थ्योरम पूछता है तब भी आपको ये लिख के आना पड़ेगा। तो यदि इन दोनों क्वेश्चनों की बात करें तो ये क्वेश्चन आपका एक ही है, लेकिन मैंने आपको अलग अलग इसलिए लिख दिया क्योंकि अलग से भी आपको इस एग्जाम्पल को पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन संख्या सेकंड है, फलन एफ जेड के विश्लेषक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध, जो नेसेसरी कंडीशन है उस नेसेसरी कंडीशन की यदि अपन बात करें, नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक। आपको ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ग्रुप थ्योरी वाले एग्जाम में भी बताया था कि आपको नाम से भी पूछा जा सकता है। आपको ये पूछा जा सकता है कि फलन एफ जेड के विश्लेषक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध का कथन लिखो और उसका प्रूफ कीजिए, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है पूछने का और एक तरीका ये होता है कि आपको स्टेटमेंट दे देंगे और इस स्टेटमेंट भी आपको देकर भी आपका इसका प्रूफ पूछा जा सकता है। तो दोनों तरीके से आपको तैयार रहना है, कैसे भी एग्जामिनर पूछे कि फलन एफ जेड के विश्लेषक होने का आवश्यक प्रतिबंध, तो आपको प्रतिबंध भी याद होना चाहिए और फिर उसका प्रूफ भी याद होना चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कंडीशन स्टेटमेंट दे देंगे फिर आपको प्रूफ हो सकते हैं। दोनों तरीके से आपको तैयार रहना है और अधिकतर बार है वो आपका आवश्यक प्रतिबंध देकर ही पूछा है, ठीक है। 2023 में भी आ चुका है और 2018 में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो देखो यदि अपन बात करें कि फलन एफ जेड के विश्लेषक होने का जो आवश्यक प्रतिबंध है वो प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंध ये है कि एफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई के किसी प्रांत डी में एनालिटिक होने के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध है कि यू और वी क्या करेंगे? उस रीमान समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। यू और वी क्या करेंगे? सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सी आर इक्वेशन क्या होती है? डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसको ऐसे भी पूछा सकता है यू एक्स इक्वल टू वी वाई और
यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स, ऐसे भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। यू एक्स का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स। और वी वाई का मतलब होता है डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई का हो जाएगा वी यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन है। नेसेसरी कंडीशन में तो क्या होता है, देखो एक तो नेसेसरी कंडीशन होती है, एक होती है आपकी सफिशिएंट कंडीशन। जो नेसेसरी कंडीशन होती है ना, उसमें तो वो फंक्शन क्या करता है, सिर्फ सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जबकि सफिशिएंट कंडीशन में क्या होता है कि यू और वी क्या करेंगे, इसके जो आंशिक अवकलज है, मतलब ये डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई और माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये भी क्या होते हैं आपके कंटिन्यूअस होते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये भी इसके जो आंशिक पार्शियल डेरिवेटिव है, वो पार्शियल डेरिवेटिव भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। 2023 और 2018 में भी आ चुकी है, लेटेस्ट ईयर में मैं बात कर रहा हूँ, और बहुत बार ये पूछी हुई है स्टेटमेंट, ठीक है ना। क्योंकि अपने को लेटेस्ट ईयर से मतलब है, लेटेस्ट ईयर में जो पूछा जाता है। और आपके कुछ पेपर जो आता है वो इस प्रकार से भी आता है, जैसे कोई क्वेश्चन 2022 में आ गया तो वो 2024 में रिपीट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार से भी आपको तैयार करने की कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2022 में आ चुके हैं, जो 2018 में 17 वाले रिपीट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। यदि इंग्लिश में पढ़े तो क्या है, नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू एक्स कॉमा वाई प्लस आइटा वी एक्स कॉमा वाई टू बी एनालिटिक एट एनी पॉइंट जेड इक्वल टू एक्स वाई इन द डोमेन डी ऑफ एफ इज दैट द फोर पार्शियल डेरिवेटिव ux uy vx एंड vy should exist and satisfy the equation, इनकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब विश्लेषिक होने के लिए जो पर्याप्त प्रतिबंध है, ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ज्यादा यदि इंपॉर्टेंट देखी जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका ये मैं मानता हूँ इसको। ये पर्याप्त प्रतिबंध है ना, वो बहुत बार पूछा जाता है, आवश्यक प्रतिबंध भी है। लेकिन इस साल जो आने की चांसेस ज्यादा है 100%, वो आपका पर्याप्त प्रतिबंध है, क्योंकि थोड़ा थोड़ी सी लेंथी है, तो इसको आप याद कर लेना। इसकी थ्योरम में क्या कहता है कि जो बस मैंने आपको बताया था कि यू और बी है ना, यू और बी के प्रथम कोटि के जो आंशिक अवकलज है ना, वो क्या होंगे आपके प्रत्येक बिंदु पर सतत होंगे। ये वाली लाइन और रेड है, और सेम की सेम आपका आवश्यक प्रतिबंधी है, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये भी आपका कंडीशन सेटिस्फाई होगी। The sufficient condition for a function f z equal to ux comma y plus iota vx comma y to be analytic in domain D, that the partial derivative of u and v are continuous satisfy the following Cauchy-Riemann equation: del u upon del x equal to del v upon del y, del u upon del y minus del v upon del x। देखो नेसेसरी, एक तो होती है नेसेसरी कंडीशन, एक तो होता है नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में होता है यू एक्स इक्वल टू वी वाई, और यू वाई इक्वल टू होता है माइनस का वी एक्स। ये तो ओनली होती है आपकी नेसेसरी कंडीशन। और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, सफिशिएंट कंडीशन में होता है कि सी आर इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करता ही करता है, यू और वी के जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो आपके क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होते हैं, और दूसरी कंडीशन सी आर इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करते करते यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू इक्वल टू माइनस का वी एक्स, ठीक है। छोटे जो आपके क्वेश्चन मान लो यदि छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो छोटे क्वेश्चन में भी आपका ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेसेसरी कंडीशन लिखो, सफिशिएंट कंडीशन लिखो, तो ऐसे आपको स्टेटमेंट भी याद रखने पड़ेंगे। और एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा हुआ है, पर्याप्त प्रतिबंध को लिखो और इसको प्रूव करो, तो आपको इसी तरीके से याद करके जाना है। फिर एक आर्टिकल जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल भी बहुत बार पूछा हुआ है, कौशी-रीमान समीकरण का जो ध्रुवीय रूप है, ये बहुत बार पूछा हुआ है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है, ये भी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डालते हैं। अब की बार जो आने की संभावना है वो पर्याप्त प्रतिबंध और कौशी-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप है। ये तो इन दोनों में से तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में से तो एक आएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। फिर आगे आते हैं 5वें नंबर, ध्रुवीय रूप। देखो आपको पता है ये होता है, इसको ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, यू आर इक्वल टू 1/r वी थीटा, और यू थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का आर वी आर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, और आपको डायरेक्ट भी ऐसे ही दे सकते हैं कि ये प्रूफ करके दिखाइए, तो वो कौशी-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप होता है। कार्तीय रूप होता है आपका
जो ऊपर लिखा है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये जो मैंने आपको लिखा है ये आपका कार्तीय रूप होता है। ये कौन सा रूप होता है? कार्तीय रूप, कार्टेशियन फॉर्म। और ये जो लिखा है ना ये आपका कौन सा रूप है? पोलर फॉर्म है, कोशी रीमान इक्वेशन। ठीक है, अब देखो चलते हैं पांचों क्वेश्चन में। पांचों क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचों क्वेश्चन तो आपको पूछा ही जाता है एग्जाम में। ये तो लिख के ले लो, ये क्वेश्चन तो आपका 101% चांसेस होते हैं पूछने के, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा वाला बनता है इसका। देखो पांचों क्वेश्चन तो आप वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल दो चाहिए इसको, ये क्वेश्चन तो 101% पूछा ही जाता है। ठीक है, अब है क्या, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी एक एनालिटिक फंक्शन है, और एफ जेड को अपन को क्या करना है, फाइंड करना है, जेड की टर्म्स में ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपको देखो u प्लस वी इक्वल टू ये दे देंगे, ये भी देखो u माइनस वी आपको ये दे देंगे, और u माइनस वी ये दे देंगे, और u माइनस वी आपको ये दे देंगे। देखो चारों क्वेश्चनों के टाइप है वो एक ही है। अब चारों क्वेश्चनों में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये क्वेश्चन है, वो इस कंडीशन के साथ पूछा हुआ है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ज्यादातर। पर ये चारों क्वेश्चन है ना, चारों क्वेश्चनों के टाइप है ना वो एक ही टाइप के क्वेश्चन है। यदि आप एक क्वेश्चन भी कर लेते हो ना तो भी आप है ना चारों क्वेश्चन आराम से कर पाते हो। पहले तो आपको ये पता लगाना है, देखो एक कंडीशन बताता हूँ जो आपकी, एक तो होता है कि यू देता है, इससे पहले आपको वी निकालना होता है, फिर उससे क्या निकालना होता है, एफ जेड निकालना होता है। ठीक है, यू निकालते हैं, इसको अपन कहते हैं प्रंसवादी संयुग्मी, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, और उससे फिर अपन निकालते हैं एफ जेड। और एफ जेड कैसे निकालते हैं, एफ जेड बराबर होता है यू प्लस आयोटा बी, यू दे रखा होता है और वी निकाल लेते हैं और दोनों को रखकर एफ जेड निकालते हैं। एक तरीका और होता है कि यू से डायरेक्ट क्या निकालते हैं, यू से डायरेक्ट अपन एफ जेड निकालते हैं, यू से क्या करते हैं, डायरेक्ट एफ जेड निकालते हैं। उसके लिए जो अपन विधि यूज करते हैं वो करते हैं मिलन टॉमसन रचना विधि, मिलन कंस्ट्रक्शन मेथड, मिलन टॉमसन रचना विधि। अब आपको इसने पूछा है कि आपको एफ जेड निकालना है, एफ जेड को जेड के डायरेक्ट पदों में निकालना है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये पता लगाना है, यू प्लस वी इधर का है, यहाँ पे यू माइनस वी इधर का है, यू माइनस वी इधर का है, और यू माइनस वी इधर का है। सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि इसमें से आपको दिया क्या है, यू दिया हुआ है या वी दिया हुआ है। तो यू दिया होता है तो उससे अपन क्या निकालेंगे, डायरेक्ट एफ जेड निकालेंगे, और यू भी दे रखा हो तो अभी अपन डायरेक्ट एफ जेड निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए मिलन थॉमसन रचना विधि होती है, जो मेरे लेक्चर में आपको मैंने अच्छे से करवा रखी है, और ये चारों क्वेश्चन मैंने एक साथ करवा रखे हैं। यदि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आप लेक्चर देखोगे तो मैंने सिस्टमेटिक तरीके से आपको सारे लेक्चर करवा रखे हैं, 3 यूनिट, वो लगभग 3 या 2.5 यूनिट मैंने आपको अच्छे से करवा रखी है। तो ये लेक्चर, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, वहां से आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो आप तैयार करके ही जाना। आपको क्वेश्चन यदि आप एक तैयार कर लोगे ना तो चारों क्वेश्चन आप आराम से तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें थ्योरम आपको, इस पहली यूनिट में थ्योरम तो आपको 2 से 3 ही मिलेगी, और आपको क्या मिलेंगे, सवाल मिलेंगे, तो उन सवालों को तो आपको करके ही जाना पड़ेगा। और सवालों में इसलिए मैंने चारों सवाल एक साथ लिख दिए क्योंकि इन सवालों में हम इंपॉर्टेंट नहीं बता सकते कि भी कौन सा सवाल आ सकता है, इसलिए आप इन चारों सवालों को अच्छे से करके जाना है। एक सवाल का मेथड आपको समझ में आ गया ना, तो फिर आप चारों तरीके कर सकते हो एक साथ। जो थर्ड सेकंड वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंडीशन दी होती है सी का मान निकालने के लिए, वो एफ पाई बाई 2 रखने पर 0 आता है। इसको देखना अच्छे से। ये क्वेश्चन भी नॉर्मल पूछा हुआ है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल सकते हैं, 2023 में आपको पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि एफ जेड है वो जेड बार किसी भी बिंदु पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये भी मैं नोट्स में करवाया हुआ है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 7 में क्या है कि आपको दे रखा है कि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी, एफ जेड है वो आपका क्या नहीं है, एनालिटिक, विश्लेषी का मतलब होता है एनालिटिक, और इस बिंदु पर क्या करेगा, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये चार क्वेश्चन सेम के सेम है। इसमें क्या है कि एफ जेड है वो आपका एनालिटिक नहीं है, परंतु इस बिंदु पर यदि अपन मूल बिंदु की बात करें तो मूल बिंदु पर कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। और इसमें आपका जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा हुआ है सेकंड और थर्ड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बार पूछे हुए हैं। तो ये चारों क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ये थर्ड वाला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लेटेस्ट ईयर में भी पूछा हुआ है, ये शायद 2019 में पूछा हुआ है, ध्यान नहीं है, ये लेटेस्ट ईयर में पूछा हुआ है। तो इन दो क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, जो मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ ना उनको तो तैयार करके ही जाना है। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन मैंने एक साथ करवा रखे हैं।
मेरे लेक्चर में। फिर देखो, आपको ये बताना है कि हार्मोनिक फंक्शन कौन कौन सा है और आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करना है। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये प्रूव करना है कि हार्मोनिक फंक्शन कौन कौन सा है और हार्मोनिक कॉन्जुगेट को फाइंड करना है। अब आपको बताया कि यू एक्स कोमा वाई, यू एक्स कोमा वाई यदि हार्मोनिक फंक्शन है तो हार्मोनिक फंक्शन की क्या परिभाषा होती है? इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है एक्स के सापेक्ष प्लस वाई के सापेक्ष सेकंड डेरिवेटिव, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू 0, ये होती है। ये तीनों क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है, ये ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको भी देख लेना और तीनों ही देख लेना, सरल से है। पहले आपको यू निकालना है, इसमें आपको यू निकालना है, यू से फिर वी निकालना है और वी से फिर आपको क्या निकालना है? एफ जेड निकालना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा। डायरेक्ट एफ जेड निकालने के लिए मिलन थॉमसन रचना विधि यूज करते हैं, लेकिन यू से आपको जैसे एग्जामिनर पूछेगा ना वैसे ही आपको निकालना है। यदि आपको ऐसे बोले कि आपको ये प्रूव करके दिखाओ ये हार्मोनिक फंक्शन है, फिर इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालो, फिर उसके संगत आपको एफ जेड निकालना है, तो आपको उसी तरीके से निकालना है। और ऐसे बोले कि आपको डायरेक्ट एफ जेड निकालना है, तब आपको मिलन थॉमसन रचना विधि का यूज करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने अपने लेक्चर में करवा रखे हैं, एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ रखा है, आप आराम से कर सकते हो। फिर एक थ्योरम और अच्छी मेरे को इंपॉर्टेंट लगी, ये थ्योरम भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, पूछी हुई भी है, तो ये थ्योरम भी आप अच्छे से करना कि एफ जेड है वो एक डोमेन में क्या है आपका? कांस्टेंट है। यदि एफ जेड है वो एक डोमेन में क्या है? कांस्टेंट है, जहां पर एफ जेड क्या है? आपका एनालिटिक फंक्शन है। तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि एफ जेड क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है। तो एफ जेड क्या है? अचर है। और एफ जेड क्या है? विश्लेषिक फलन भी है। एफ जेड यदि अचर फलन है, कांस्टेंट फंक्शन है और एनालिटिक भी है, तब यहाँ से एफ जेड क्या होगा? एफ जेड आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एफ जेड यदि आपका कांस्टेंट है और एनालिटिक है, तो आपका एफ जेड क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये जो बताए हुए क्वेश्चन इनको अच्छे से तैयार कर लेना। ये आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है और उसके बाद में मैं अगला लेक्चर डालूंगा आपको सेकेंड यूनिट का। सेकेंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और वो तैयार कर लेना आप। ठीक है, तो यहाँ तक अपना फर्स्ट लेक्चर का ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, जो जो इंपॉर्टेंट लगाए उनको तो अच्छे से आप देख लेना। ठीक है, थैंक यू।